हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन को पढ़ेंगे। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है और फ्रिक्शन फोर्स चाहता क्या है, इन सभी बातों को समझेंगे। समझते हैं फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स समझते हैं। पहले तो इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, फिर इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये देखते हैं। पहली बात, फ्रिक्शन फोर्स तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है और अपने आप को एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से चेंज कर लेता है। फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। एडजस्टिंग फोर्स, it is can change value according to external force। एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से अपने वैल्यू को ये चेंज कर सकता है। एक्सटर्नल फोर्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो अपना भी इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो रहा है तो अपना भी डिक्रीज हो जाता है। अभी हम समझेंगे ग्राफ बनाकर कि किस तरह से अपनी वैल्यू को ये चेंज कर देता है। कहां से कहां तक चेंज करेगा? फ्रॉम 0 टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक अपने आप को चेंज करेगा। ध्यान रखना कि हर एक कॉन्टेक्ट सरफेस के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है वो 0 होती है। मिनिमम वैल्यू, हर एक कॉन्टेक्ट सरफेस के लिए फ्रिक्शन फोर्स की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू तो कई पैरामीटर पर डिपेंड करती है। दूसरी बात है, फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अगली बात, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये हमेशा मोशन की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, या जिस डायरेक्शन पर एक्सटर्नल फोर्स होता है उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर होता है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन टू डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जो है उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन फोर्स होता है। अब बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू पे। अभी मैंने बताया कि मिनिमम वैल्यू तो हर एक कॉन्टेक्ट सरफेस के लिए 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू कई पैरामीटर पे डिपेंड करती है। जैसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, maximum value of friction force is depend upon nature and area of the contact surface। कॉन्टेक्ट सरफेस का जो एरिया है और कॉन्टेक्ट सरफेस का जो नेचर है, इन पर डिपेंड करेगा फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है। नेचर से मतलब ये है कि वो जो सरफेस हैं दोनों स्मूथ हैं या रफ हैं।
अगर दोनों सरफेस स्मूथ हैं तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, रफ हैं तो ज़्यादा होगा। तो स्मूथ और रफ डिपेंड करेगा, स्मूथ और रफ के हिसाब से डिसाइड होगा कि फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पर कितना है, वहाँ पर कितना फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, ये बताएगा हमारा कि वो सरफेस स्मूथ है या रफ है। ये ध्यान रखना है, फ्रिक्शन फोर्स को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर हम सरफेस को स्मूथ कर दें, पहले रफ थी, स्मूथ कर दें तो कम हो जाएगा, रफ बना दें तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि सरफेस कैसी है, नेचर कैसा है और कितना एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन का ऑब्जेक्शन करता है और मोशन की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अपना होता है। तो ये बात आ गई फ्रिक्शन फोर्स के बारे में कुछ बातें, आप इसे लिखें जरा। चलो और आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स अपनी वैल्यू को एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से किस हिसाब से चेंज करता है और इसका ग्राफ कैसे बनता है। देखते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई बॉडी है, ये बॉडी है और ये बॉडी यहाँ पे रखी है, m मास की कोई बॉडी है, ये सरफेस इसके कांटेक्ट में है। तो हम देख रहे हैं इतना ही तो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ये सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है। रियल में ऐसा नहीं होता है, रियल में ये पूरा एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। रियल में तो इस तरह से होता है कि ये सरफेस है, दूसरी सरफेस ये है और ये एक दूसरे के इस तरह से ऐसे कांटेक्ट में है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ध्यान रखना, अब इधर समझो जरा। जैसे दो सरफेस हैं, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, सरफेस दोनों बहुत रफ हैं तो इस तरह से कांटेक्ट में रहेंगी, ऐसे ये एक दूसरे से फंसी, इस तरह से फंसी रहेंगी, इस तरह से। और जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इस बॉडी को मूव कराना चाहते हैं, इस बॉडी को, तो इस तरह से फंसी रहती है, दूसरी बॉडी से मजबूती पूर्वक फंसी है तो मुश्किल से निकल पाती है। इस बंधन को हम, इस बाउंडेशन को हम तोड़ नहीं पाते हैं और तोड़ते हैं तो हमें बहुत एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन अगर सरफेस स्मूथ है तो ये इस तरह से बंधी रहती हैं, ये बहुत कम, तो आसानी से बाहर निकल जाती हैं। तो इस तरह से एरिया इन पर डिपेंड करता है, ये एरिया डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स अपने वैल्यू को कैसे चेंज करता है। जैसे हमें देखते हैं कि यहाँ पर ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो सीधी सी बात है कि जब एक्सटर्नल फोर्स इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा, फ्रिक्शन फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर हुआ। अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है, फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम लिख लेते हैं, सपोज दैट 100 न्यूटन है। तो फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 100 न्यूटन लिख लेते हैं, मैक्स वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू लिख लेते हैं। अब हम इसका एक टेबल बनाते हैं, ये हो गए फ्रिक्शन, ये हो गए एक्सटर्नल, और अभी मैंने बताया कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो अपने आप को एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से चेंज करता रहता है, एडजस्ट करता रहता है, अपनी जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक अपने आप को इंक्रीज करता है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 100 है, हमने एक्सटर्नल फोर्स को 0 लगाया तो फ्रिक्शन भी 0 है, हमने इधर 10 कर दिए तो ये भी 10 हो गया, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर मोशन हो गई नहीं। इधर हमने 20 किए, ये 20 हो गए, इधर हमने 100 किए, ये अपना 100 हो गया। हमने आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन पर 100 न्यूटन हो गया। हमने इसको कम कर दिया, ये भी तुरंत कम हो गया। तो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, अपने आप को चेंज कर लेता है, जैसे एक्सटर्नल चेंज हुआ वैसे ही अपना चेंज हो जाता है। हमने फिर से 100 लगाया, ये फिर से 100 हो गया। हमने अब 110 यानी 110 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अब अपने आप को चेंज नहीं कर पाएगा, अब ये इतना ही बना रहेगा। अब बॉडी मोशन पर आ जाएगी। यानी जब हम
किसी भी बॉडी पर उसकी फ्रिक्शन फोर्स से मैक्सिमम वैल्यू का एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मोशन पर आ जाती है। कब तक नहीं आएगी? जब तक हम उस पर फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा बल नहीं लगाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो बॉडी मोशन पर नहीं आएगी, वो बॉडी रेस्ट पर रहेगी। लेकिन एक बार जो बॉडी मोशन पर आ गई उस पर भी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन अभी जीरो नहीं है, ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास 0 से 100 तक वेरी कर रही है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9, 10, 100 तक अपने आप को चेंज करती है। 100 इस फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। अब दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन फोर्स की कभी भी हम ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, ये वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। फ्रिक्शन फोर्स की हम मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कैलकुलेट करेंगे। जबकि ध्यान रखना, अगर एक्सटर्नल 20 न्यूटन है तो फ्रिक्शन भी 20 होगा, लेकिन 20 हम कभी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, हमारे पास फार्मूला ही नहीं है। हमारे पास फार्मूला फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने का है, और उस मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसका ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ हो गया, ये हो गया फ्रिक्शन का, ये हो गया एक्सटर्नल का। अब हमने एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाना शुरू किया 0 से। इसको ये 0 दोनों यहाँ पर है, यहाँ पर दोनों 10-10 न्यूटन हो गए। फिर थोड़ा और आगे गए, यहाँ पर सपोज दैट ये 20-20 हो गए, दोनों 20-20 न्यूटन फोर्स हो गए। थोड़ा और आगे गए, इस केस में मान लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 30 न्यूटन है। इस ग्राफ में समझ लेते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 30 न्यूटन है। यहाँ पर आए, हमने एक्सटर्नल फोर्स को 30 न्यूटन कर दिया, तो फ्रिक्शन फोर्स भी इधर 30 न्यूटन हो गया। अब जैसे ही हम 30 न्यूटन से ज़्यादा करेंगे एक्सटर्नल फोर्स को जैसे ही हम 30 न्यूटन से ज़्यादा कर देंगे, वैसे ही ये बॉडी मोशन पर आ जाएगी, और फिर ये ग्राफ हमें ये देखने को मिलेगा, फिर ये हमें ग्राफ मिलेगा। तो ये हो गई फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ये मैक्स वैल्यू हो गई। और जब बॉडी मोशन पर आ गई उस टाइम आप फ्रिक्शन देखेंगे, उस टाइम का फ्रिक्शन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से कम होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से कम होता है। अब देखो, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड नहीं है। हम कितना भी अब फोर्स लगाएं, अब 30 के बाद कितना भी लगा दें, इतना न्यूटन लगा दें, कोई फर्क नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन उतना ही है, ये ध्यान रखना। तो ये हमारे पास वैल्यू है। इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को चेंज करेगा, और ये एक्सटर्नल फोर्स के साथ फ्रिक्शन फोर्स का ग्राफ बनेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन ये है, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू ये है। अभी मैंने बताया कि हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को 0 से उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हम ये वाली वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, हम हमेशा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। ये इसी को हम कैलकुलेट कर पाएंगे, हमारे पास इसी के फार्मूले हैं। अब हम देखते हैं इनके फार्मूले किस तरह से हैं और किस तरह से हम इन फार्मूलों को कैलकुलेट करेंगे, वो देखते हैं। आप इसे लिखें जरा। देखो जरा, सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये हमारे पास बॉडी है, ये m मास की बॉडी है, और इस m मास की बॉडी में हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया इधर की तरफ F, तो फ्रिक्शन फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन और इसके वेट की वजह से, मास की वजह से इसका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड और अपवर्ड इसका नॉर्मल रिएक्शन, तो ये इसके हेबिटी बन गई। अब ये ध्यान रखना
कि ये बॉडी जो मूव करना चाहती है या मोशन पर है, मोशन की टेंडेंसी पर है या मोशन पर है, उस पर फ्रिक्शन है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर, तो हम ये देखेंगे कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। जो नॉर्मल रिएक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये ध्यान रखना, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो एक्सटर्नल फोर्स से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर होगा, यानी मोशन से ठीक अपोजिट डायरेक्शन पर होगा। नॉर्मल रिएक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा जिस सरफेस पर कोई बॉडी रखी गई है, ये ध्यान रखना। वेट हमेशा, किसी बॉडी का जो वेट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। बॉडी किसी इंक्लाइन प्लेन पर रखी जाए या किसी प्लेन पर रखी जाए, जीरो एंगल पर रखी जाए किसी बॉडी को, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू एस मल्टीप्लाई एन। म्यू एस इज अ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एंड एन की वैल्यू यहाँ पर एम जी की इक्वल है, तो एन की वैल्यू एम जी की इक्वल है, तो एफ एस इक्वल टू म्यू एस मल्टीप्लाई एम जी, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर म्यू एस इज अ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का एक कोफिशिएंट है। अगर हम म्यू एस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो एफ एस डिवाइड बाई एम जी होगा। और देखो जरा, इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन है, इसकी भी यूनिट न्यूटन है, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये यूनिट लेस आ जाएगी और डायमेंशन लेस। इट इज अ यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। It is a unitless and dimensionless quantity। ये इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे जो फ्रिक्शन एंगल आता है उस एंगल को पढ़ेंगे। देखते हैं जरा इसी में, इधर की तरफ अगर ये हमारे पास एक्सटर्नल है, इधर की तरफ फ्रिक्शन है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा इधर की तरफ होगा। अब इसको हम देखते हैं, ये रिजल्टेंट हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया, ये इनका रिजल्टेंट फोर्स हो गया। ये एंगल हमारे पास फ्रिक्शन एंगल है। यानी रिजल्टेंट फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ, नॉर्मल फोर्स के साथ जो एंगल बनाएगा उस एंगल को हम कहेंगे फ्रिक्शन एंगल। यानी एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नोन एज फ्रिक्शन एंगल। तो इस एंगल को अगर हम कैलकुलेट करें, इसको अगर हम कैलकुलेट करें, तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास रिजल्टेंट है, ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है, इधर की तरफ हमारे पास फ्रिक्शन है और ये एंगल हमारे पास थीटा है। तो ये हमारे पास, इसे हम कैलकुलेट करेंगे इस थीटा को, तो हम इसे लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू, इसके सामने वाली साइड ये हो गई हमारे पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है हमारे पास एफ एस डिवाइड बाई ये नॉर्मल रिएक्शन एन, और आप जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस मल्टीप्लाई एन डिवाइड बाई एन। एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस, यानी थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस। ये हमारे पास फ्रिक्शन एंगल आ गया, फ्रिक्शन एंगल। ये हमारे पास फ्रिक्शन एंगल आ गया। अब हम देखते हैं किसी इंक्लाइन प्लेन पर हम किस तरह से फ्रिक्शन को पढ़ेंगे। देखो जरा, जैसे ये हमारे पास ये एक सरफेस है, ये सरफेस है, ये एंगल है इसका थीटा, यहाँ पर ये बॉडी रखी गई है और ये बॉडी अभी एग्जाम्पल ये रेस्ट पर है। रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट एक साथ हम समझ सकते हैं। तो ये अभी बॉडी रेस्ट पर है, यहाँ का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू एस है। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है
कि ये एंगल कितना होगा, इस एंगल को हमें अगर कैलकुलेट करना है, किस एंगल पर ये इंक्लाइन प्लेन है जिसकी वजह से ये अभी रेस्ट पर है, और अगर इसे हम इंक्रीज कर दें तो ये मोशन पर आ जाएगा, डिक्रीज कर दें तो फिर रेस्ट पर आ जाएगा। तो ये एंगल कौन सा होगा, एंगल ऑफ रिपोज, इसे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो इस एंगल को अभी हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसकी हम एक FVD तैयार कर लेते हैं। अगर ये मोशन करेगा तो नीचे की तरफ करेगा, तो सीधी सी बात है कि इधर की तरफ इसका फ्रिक्शन होगा। इसका जो वेट है ये वर्टिकल डाउनवर्ड है mg। वेट को हम एंगल के रिस्पेक्ट में दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये एंगल थीटा है, इधर हो जाएगा mg cos थीटा, इधर हो जाएगा mg sin थीटा, इधर की तरफ हो गया इसका नॉर्मल रिएक्शन। इसकी FBD अलग बना लेते हैं हम लोग, FBD अलग बना लेते हैं। ये हमारे पास बॉडी है, इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन है, इधर की तरफ फ्रिक्शन है, इधर की तरफ हमारे पास mg sin थीटा है, और ये हमारे पास है नॉर्मल रिएक्शन, इधर है mg cos थीटा, ये हमारे पास mg है और ये एंगल है। अब हम ये देखेंगे कि अगर ये रेस्ट पर है, अगर ये रेस्ट पर है तो ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के इक्वल है। भाई ये तो एक्सटर्नल फोर्स है ना, और ये फ्रिक्शन फोर्स है। अगर ये रेस्ट पर है, अगर ये बॉडी रेस्ट पर है, तो इस वाले फोर्स की वैल्यू इस वाले फोर्स की वैल्यू के इक्वल है। ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। फॉर रेस्ट कंडीशन, फॉर रेस्ट, रेस्ट के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे mg sin थीटा माइनस fs, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, mg sin थीटा माइनस fs, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। इस तरह से मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, ये ध्यान रखना हमेशा। क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है इसलिए इसका एक्सेलरेशन जीरो है, कोई मोशन नहीं है। एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से इतना टर्म जीरो हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे mg sin थीटा माइनस fs इक्वल टू जीरो, यानी mg sin थीटा इक्वल टू fs, ऐसा कर लेंगे। दूसरा टर्म हम देखेंगे कि n की जो वैल्यू है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है, वो mg cos के इक्वल है, यानी mg cos थीटा इक्वल टू n। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों का डिवाइडेशन कर दें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों का डिवाइडेशन कर दें। इसका डिवाइडेशन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे mg sin थीटा डिवाइड बाई mg cos थीटा इक्वल टू fs डिवाइड बाई n, और यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा tan थीटा, इधर से हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू fs डिवाइड बाई n, tan थीटा इक्वल टू fs के जगह आप लिख सकते हैं μs मल्टीप्लाई n। ये हमेशा ध्यान रखना हर एक प्लेन के लिए वैलिड है, या किसी एंगल पर चाहे हम रखें या किसी एंगल पर ना हो, ध्यान रखना ये हमेशा वैलिड है। तो fs की जगह हम लिख सकते हैं μs मल्टीप्लाई n डिवाइड बाई n, कैंसिल आउट हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू μs, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स μs। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, एंगल ऑफ रिपोज की। और ध्यान रखना कि ये एंगल ऑफ रिपोज उसी के इक्वल आया जो हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था। आप इसे लिखें जरा, लिखें जरा इसे। अब हम देखेंगे अगर कोई बॉडी किसी भी प्लेन पर मूव कर रही है, किसी भी कॉन्टेक्ट सरफेस पर मूव कर रही है, तो उसका क्या एक्सेलरेशन है, किस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, उसको देखेंगे। देखते हैं, जैसे ये हमारे पास एक ये बॉडी है। पहले हम एक इजी प्रॉब्लम ले लेते हैं।
और इस पर इधर की तरफ ये फोर्स लग रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स होता है, ये एंगल थीटा बन रहा है। और अब हमें ये देखना है कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है। एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है, किस एक्सेलरेशन के साथ ये मूव कर रही है ये हमें देखना है और इसे हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो μs है, इसका मास m है, तो हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले तुम्हें इसकी FBD बनाना है। अगर किसी भी बॉडी में FBD बनाना सीख गए, FBD का मतलब है उस बॉडी पर कितने फोर्स हैं उनका एक फ्री डायग्राम बनाना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, उसे हम FBD कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कितने फोर्स हैं और किस डायरेक्शन पर फोर्स हैं, उसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स का इधर वाला जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट F sin थीटा इस एंगल के रिस्पेक्ट में, और पीछे की तरफ इसका फ्रिक्शन हो गई और नीचे की तरफ इसका होगा mg, ऊपर की तरफ एक और फोर्स होगा जिसे तुम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहोगे। छोटा सा डायग्राम इधर बना लेते हैं, थोड़ी बात और समझ में आ जाएगी हमें। इधर की तरफ हमारे पास है F cos थीटा, इधर की तरफ हमारे पास mg है, इधर की तरफ फ्रिक्शन है, ऊपर की तरफ हमारे पास है नॉर्मल रिएक्शन प्लस नॉर्मल रिएक्शन तो है ही है और F sin थीटा भी है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ये है, ये एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। अब हम ये देखेंगे कि अगर ये मूव कर रहा है, अगर मूव कर रहा है तो मूव किसकी वजह से कर रहा है? इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसका जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसकी वजह से थोड़ी मूव कर रहा है, मूव तो इसकी वजह से कर रहा है। तो ये तो चलाने वाला है और ये रोकने वाला है। कभी भी आप फोर्स की जो इक्वेशन लिखेंगे तो ध्यान रखना चलाने वाला माइनस रोकने वाला इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, चलाने वाला माइनस रोकने वाला इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। लिखो F cos थीटा माइनस ये चलाने वाला Fs रोकने वाला इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, मास इसका m है, एक्सेलरेशन a है, a हमें कैलकुलेट करना है। इधर है F cos थीटा माइनस इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं μs मल्टीप्लाई n और इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू है, इसे हम इक्वल करेंगे n की वैल्यू से, तो n प्लस F sin थीटा, n प्लस F sin थीटा इक्वल टू mg, n प्लस F sin थीटा इक्वल टू mg। तो यहां से n की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे mg माइनस F sin थीटा, और n की वैल्यू यहां पर पुटअप कर दें इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो इधर हम लोग लिखेंगे F cos थीटा माइनस μs और n की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई, mg माइनस F sin थीटा, ऐसे है इक्वल टू ma। और मेरे ख्याल से इसको हम अगर लिखना चाहें तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दें माइनस का, तो इधर लिख सकते हैं F cos थीटा माइनस μs mg माइनस माइनस प्लस μs F sin थीटा इक्वल टू ma, ऐसा लिखेंगे। अब अगर हम केवल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मास का डिवाइडेशन कर दें, तो लिखेंगे F cos थीटा माइनस μs mg, इस तरह से लिखें, प्लस μs F sin थीटा डिवाइड बाय मास का अगर हम डिवाइडेशन करेंगे तो इधर मास आ जाएगा, इधर भी मास आ जाएगा और इधर भी मास आ जाएगा, इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा एक्सेलरेशन F बाई m cos थीटा, और इसको पहले लिख लें प्लस F बाई m साइन थीटा माइनस μs g। ये हमारे पास इस बॉडी का एक्सेलरेशन आ गया। और अब अगर हम किसी दूसरे तरह की प्रॉब्लम लें, उसमें भी हम यही वैल्यू कैलकुलेट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। देखते हैं
एक हमारे पास ये इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन पर हमने इस बॉडी को इस तरह से रख दिया। m1 मास की एक बॉडी है, यहाँ पर हमने एक पुली लगाई, पुली के सहारे से एक हमने एक स्ट्रिंग को कनेक्ट कराया और इसका मास m2 है। ठीक है भाई, ये एंगल अल्फा है। यहाँ का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू एस है। ये पूरी बॉडी इधर की तरफ मूव कर रही है, इधर की तरफ ए एक्सेलरेशन से इस तरह से मूव कर रही है। तो यहाँ पर हमें बताना है ये जो स्ट्रिंग है, यहाँ पर टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है और इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग, दूसरी बात एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इसकी हम एफबीडी बनाते हैं। अब देखो भाई, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अगर ये ऊपर जा रहा है, ये अगर m2 ऊपर जा रहा है तो किसकी वजह से जा रहा है? यहाँ पर टेंशन है, टेंशन की वजह से जा रहा है। तो इसको चलाने वाला कौन है? टेंशन है। रोकने वाला इसका जो वेट है mg है, वो इसे रोक रहा है। तो पहले मैं m2 के लिए एफबीडी अगर बनाता हूँ, ये m2 है हमारे पास, इसमें ऊपर की तरफ टेंशन है और नीचे की तरफ हमारे पास mg है। क्योंकि इसका मास 2 है, m2 है, तो m2g लिख देंगे इस तरह से। अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। इसकी इक्वेशन में लिखेंगे हम लोग t माइनस m2g, मतलब चलाने वाला माइनस रोकने वाला, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना ए एक्सेलरेशन के साथ, तो इसकी वजह से जा रहा है और ये रोक रहा है। तो ये चलाने वाला हो गया टेंशन, रोकने वाला हो गया ये चलाने वाला माइनस रोकने वाला, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। मास 2 है और एक्सेलरेशन a है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसमें देखो ध्यान से, पहले तो इसे हम डिवाइड करना सीखते हैं। इधर हो गया इसका वेट हो गया m1g हो गया, और इस एंगल के रिस्पेक्ट में इस वेट के हम दो कंपोनेंट करेंगे। एंगल अल्फा, इधर हो गया m1 कॉस अल्फा, इधर हो गया m1 साइन अल्फा, इधर की तरफ हो गया हमारे पास इसका नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि ये मूव कर रहा है डाउनवर्ड, तो पीछे की तरफ इनका फ्रिक्शन होगा। अब इसकी एफबीडी बना लेते हैं। ये हमारे पास बॉडी है, इसका मास है m1। क्योंकि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, किसकी वजह से? m1 साइन अल्फा की वजह से, m1 साइन अल्फा की वजह से। तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन तो होगा ही होगा, और इस कॉन्टेक्ट सरफेस में फ्रिक्शन और इस स्ट्रिंग में टेंशन, तो पीछे की तरफ दो फोर्स हो गए, एक तो फ्रिक्शन, दूसरा टेंशन हो गया। और वर्टिकल डाउनवर्ड हो गया m1g। इधर हमने कंपोनेंट किए एंगल के रिस्पेक्ट में, तो m1 कॉस अल्फा आ गया, इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन हो गया। और अब अगर हम ये देखें कि ये मूव कर रहा है, तो मूव किसकी वजह से अच्छा कर रहा होगा? m1 साइन अल्फा की वजह। सीधी सी बात, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसी वजह से मूव कर रहा होगा, यही इसे मूव करा रहा है, इसी की वजह से मोशन कर रहा है। तो रोक ये दोनों रहे, ये स्ट्रिंग और ये फ्रिक्शन फोर्स, ये रोक रहे हैं। तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला, चलाने वाला कौन है भैया? m1 साइन अल्फा, m1 साइन अल्फा, अच्छा m1g साइन अल्फा, m1g साइन अल्फा, m1g साइन अल्फा, m1g साइन अल्फा। अच्छा इधर कॉस अल्फा लिखेंगे हम लोग, कॉस अल्फा। इधर हम लोग लिखेंगे m1g साइन अल्फा, m1g साइन अल्फा। यहाँ पर भी मैं g लिख देता हूँ, g m1g साइन अल्फा, कॉस अल्फा, इधर कॉस अल्फा। तो ये हमारे पास ये वैल्यू बन गई। ये चला रहा है, माइनस रोक रहा है, ये दोनों
एफ एस प्लस टी, ये दोनों मिलके रोक रहे हैं, इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, ये हो गया। अब इन सब की वैल्यू रख देते हैं, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो m1g साइन अल्फा माइनस एफ एस माइनस टी इक्वल टू m1a, ऐसा हो गया। और अगर हम चाहें तो इक्वेशन इसे हम सेकंड लिख सकते हैं, सेकंड और फर्स्ट को हम प्लस कर दें तो ये हमारे पास ये टेंशन टेंशन प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो एक्सेलरेशन के साथ आ जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो जैसे ही प्लस करेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, फिर बचेगा कितना, इधर आ जाएगा m1g साइन अल्फा और इधर बचेगा माइनस एफ एस और इधर वाली वैल्यू बचेगी माइनस का m2g और फिर राइट को राइट के साथ प्लस कर देंगे, इधर हो जाएगा m1a, इधर हो जाएगा m2a, ऐसा बन जाएगा। इसकी वैल्यू पुटअप कर दें, इधर लिख देंगे m1g साइन अल्फा माइनस म्यू एस और n नॉर्मल रिएक्शन माइनस m2g, इस तरह से इक्वल टू a कॉमन लेके यहाँ पर हम लिख लेते हैं m1 प्लस m2, इस तरह से लिख लेंगे। और अगर हम नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू लिख दें, नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन के सामने ये है m1g कॉस अल्फा, n इक्वल टू m1g कॉस अल्फा, ये वैल्यू लिख देंगे और यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लिखें या इक्वेशन सेकंड में लिखें, हमें टेंशन, इस स्ट्रिंग पर जो टेंशन है उस टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। आप इसे लिखें जरा,